इसके पहले वाले वीडियो में हमने नातेदारी की रीतियों की बात की और नातेदारी की अंतिम जो वीडियो आज में हम बताएंगे कि नातेदारी का महत्व, यानी नातेदारी हमारे जीवन में क्या महत्व रखती है या जनजातीय समाज में क्या महत्व रखती है। तो इसको महत्व की व्याख्या करते हुए हम कह सकते हैं कि वो फर्द एक मानवशास्त्री रहे हैं और वो ऐसा मानते हैं, नातेदारी के महत्व को व्यक्त करते हुए वो कहते हैं कि नातेदारी एक ऐसी छड़ है जिस पर एक व्यक्ति जीवन भर निर्भर रहता है। तो फर्द ने जो इसके महत्व के बारे में जो बात बताई, एक ऐसी छड़ बताई जीवन की कि जिस पर व्यक्ति पूरे जीवन ही उस छड़ पर निर्भर रहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि नातेदारी व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अभाव में व्यक्ति एक कह सकते हैं कि सुरक्षाहीन अपने आप को महसूस करता है, अकेला महसूस करता है। तो इसके महत्व के बारे में हम कुछ बिंदुओं को यहाँ देखते हैं, स्पष्ट करते हैं। कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम नातेदारी के महत्व की यहाँ बात करेंगे। तो पहला बिंदु है यहाँ विवाह एवं परिवार का निर्धारण। हम ये कह सकते हैं कि नातेदारी एक व्यवस्था ऐसी व्यवस्था है जो व्यक्ति का विवाह एवं परिवार का निर्धारण करती है। नातेदारी यह तय करती है कि एक व्यक्ति का विवाह क्षेत्र क्या होगा, किन संबंधियों के साथ उसका विवाह होगा, किसके साथ नहीं होगा, किसके साथ समाज मान्यता देता है और किसके साथ समाज जो है विवाह को निषिद्ध मानता है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, समलिंग सहोदरज एवं विषमलिंग सहोदरज विवाह आदि का निर्धारण जो करने वाली जो संस्था है वह नातेदारी है। और यह सब कुछ नातेदारी के आधार पर ही निश्चित होता है। परिवार में रक्त एवं विवाह संबंध पर आधारित जो सदस्य होते हैं, दोनों ही प्रकार के सदस्यों को हम नातेदार कहते हैं। परिवार के प्रकार विभिन्न नातेदारों की भूमिका में पाए जाने वाले भेदों को प्रकट करते हैं। उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं कि मातृसत्तात्मक परिवार जहाँ होते हैं वहाँ भाई की भूमिका अपनी बहन के परिवार में महत्वपूर्ण होती है और वही परिवार का संचालन करता है, वही बच्चों का लालन पालन करता है और वही सब प्रकार की हम कह सकते हैं कि आर्थिक गतिविधियों का संचालन भी वही करता है। हम ये भी कहें कि आर्थिक क्रियाओं का वो केंद्र होता है, तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो परिवार की शक्ति एवं सत्ता भी उसके हाथ में होती है। पति ऐसे परिवारों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा नहीं करता है। वहां पति से ज्यादा अधिक पत्नी का भाई की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। और वहीं इसके विपरीत यदि हम पितृसत्तात्मक परिवारों की बात करें तो वहां बहन के परिवार में भाई की जो भूमिका होती है बिल्कुल ही नगण्य होती है, न के बराबर होती है। दूसरे बिंदु में यदि हम देखें तो दूसरा बिंदु है कि नातेदारी के द्वारा ही वंश उत्तराधिकार एवं पदाधिकार का निर्धारण होता है। नातेदारी हम कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसी संस्था है जो वंशावली का निर्धारण करती है और वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा को निश्चित करती है। हमारी वंशावली जितनी लंबी होगी समाज में हमारी प्रतिष्ठा उतनी ही ज़्यादा होती है। हम ये भी कह सकते हैं कि वंशावली की लंबाई प्रतिष्ठा का मापदंड होता है।
परिवार है, वंश है, गोत्र है, भातृदल है एवं अर्धांश नातेदारी के जो विस्तृत स्वरूप हैं, तो भूतकाल के वंश संबंधियों का ज्ञान की जहाँ तक हम बात करते हैं, तो वह भी नातेदारी व्यवस्था के तहत ही व्यक्ति को प्राप्त होता है। व्यक्ति वहाँ यानी यह महसूस करता है कि हमारा भी कोई इतिहास है, हमारी भी कोई वंशावली है, हम इतिहासहीन नहीं है, वरन हमारी भी बहुत गहरी जड़ें हैं। एक व्यक्ति संपत्ति एवं पद का हस्तांतरण की जब बात आती है, वह किन लोगों में होगा, कौन कौन उसके दावेदार होंगे, यह भी नातेदारी व्यवस्था तय करती है। तो नातेदारी का जहाँ तक सवाल है, समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, परिवार के लिए, तो महत्वपूर्ण स्थान रखती है। नातेदारी का प्रारंभिक अध्ययन, जहाँ तक हम ऐसा मानते हैं कि कुछ वकीलों एवं विधि शास्त्रियों द्वारा इसका शुरुआत हुई थी, इसके अध्ययन की, और वे इसीलिए अधिकार, दावे, दायित्व, पितृअधिकार, संविदा, पितृबंधुता आदि के बारे में ज़्यादा उन्होंने यानी इसमें चर्चा की। यह हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने एक कानूनी जामा पहनाने की यहाँ प्रयास किया। वे साथ ही इस प्रकार के नियमों की भी रचना करना चाहते थे कि कौन किसका उत्तराधिकारी होगा तथा क्या किसे प्राप्त होगा। यदि नातेदार के बाद किसी अन्य को उत्तराधिकार का अधिकार यदि प्राप्त होता है, तो वहाँ एक नातेदार ही एक ऐसी संस्था है जो इसकी व्याख्या करती है, और वही कह सकते हैं कि नातेदारों में एक वरीयता का क्रम निश्चित करती है कि पहला उत्तराधिकारी कौन होगा, यदि वो नहीं तो फिर उसके बाद कौन होगा, यदि वो नहीं तो फिर उसके बाद कौन होगा। तो ये सब जो एक नातेदारों का ये एक जो वरीयता का जो क्रम है, वह नातेदारी व्यवस्था तय करती है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था यानी हमारा वंश और उत्तराधिकार और पदाधिकार का निर्धारण करती है, जो कि हमें बहुत ही कह सकते हैं कि सहूलियत प्रदान करती है। तीसरे बिंदु के रूप में हम देखें तो नातेदारी व्यवस्था आर्थिक हितों की सुरक्षा करती है। इसमें मोर्डा का ऐसा मानना है कि नातेदारी समूह एक व्यक्ति नहीं है, वरन एक क्या है, एक रक्षा पंक्ति का वो प्रतिनिधित्व करती है। जब एक व्यक्ति संकट या कठिनाई में होता है, अथवा जब उसे किसी आर्थिक कार्य को या सांस्कृतिक दायित्वों को पूरा करना होता है, तो जब उसे परिवार के बाहर सहायता की जब आवश्यकता होती है, तब वह अपने यानी विस्तृत नातेदारी जो समूह है उसका, वह उसकी ओर ही देखता है। सहायता के लिए वो उसकी ओर ही देखता है, उसके लिए निहारता है कि कहीं से मेरी यानी ये जो नातेदार हैं मेरे, वो है कोई न कोई मेरी मदद करेगा, मेरी सहायता करेगा। तो हम कह सकते हैं कि समुदाय और या हम कहें कि संपूर्ण जाति में अन्य सदस्यों की अपेक्षा नातेदार का जो उसे सहायता देने का एक दायित्व जो होता है, वह नातेदार पर सर्वाधिक होता है। वह भी यानी इसी प्रकार रिश्तेदारों से पारस्परिक दायित्वों के द्वारा बंधा होता है। इनमें भी रक्त संबंध ही जहाँ तक है विशिष्ट महत्व रखते हैं। यानी सबसे ज़्यादा हम जो विश्वास करते हैं, पहले तो हम नातेदारों पर करेंगे, और नातेदारों में भी जो हमारे
दो प्रकार के संबंधी इसमें पाए जाते हैं, रक्त संबंधी और विवाह संबंधी। तो रक्त संबंधियों पर भी वो ज़्यादा विश्वास रखता है, क्योंकि वह यह भी मानता है कि वैवाहिक नातेदारों की तुलना में रक्त संबंधी जो होते हैं वह उसके अधिक निकट हैं और वह उसके दुख दर्द को अधिक अनुभव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नातेदारी व्यवस्था जो है वह एक व्यक्ति के आर्थिक हितों की सुरक्षा भी करती है। हम ये कह सकते हैं कि वह संकटकालीन एक बीमा के रूप में भी कार्य करती है। जब व्यक्ति का यानी जाति साथ छोड़ देती है, पड़ोस साथ छोड़ देता है, गांव वाले साथ छोड़ देते हैं, तब वह अपने नातेदारों पर ही विश्वास करता है और अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। अगले बिंदु के रूप में हम देख सकते हैं कि नातेदारी सामाजिक दायित्वों का निर्वाह करती है। यहाँ लोगों का यह मानना है कि एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार को बिना फल की आशा किए हुए हम कह सकते हैं कि वो निःशुल्क सेवा देता है, और जबकि उन्हीं सेवाओं के लिए हमें बाहरी व्यक्ति को उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। तो रिश्तेदार एक नैसर्गिक हम परामर्शदाता होता है। वह कठिन परिस्थितियों में एक सहायक एवं युद्ध तथा शिकार की अवस्था में एक साथी होता है, हम ये कह सकते हैं। इसी प्रकार से रिश्तेदारों की औरतें मिलजुल कर जब कृषि कार्य करती हैं तो हम कह सकते हैं कि वो एक वहाँ अपना एक सामाजिक दायित्व समझकर उस कार्य का निर्वाह करती हैं। घरेलू कार्यों में भी जहाँ तक हम देखते हैं तो ये महिलाएं आपस में एक दूसरे का वहाँ सहयोग करती हैं, एक दूसरे के बच्चों को पालने पोषण करने में उनको मदद करती हैं। तो नातेदारी जो व्यवस्था है वह एक कह सकते हैं कि सामाजिक दायित्व जो व्यक्ति के होते हैं उसको निर्वाह करने में वो सहायक सिद्ध होती है। अगले बिंदु के रूप में हम देखते हैं कि नातेदारी व्यवस्था जो है वह व्यक्ति को मानसिक संतोष प्रदान करती है। एक ये भी इसका महत्व है। नातेदारी के मनोभाव एक व्यक्ति को कह सकते हैं कि मानसिक संतुष्टि प्रदान करते हैं। हमारी औद्योगिक सभ्यता की मांगें हमें अवैयक्तिक नौकरशाही वाली विवेकपूर्ण सामाजिक संरचना की ओर अग्रसर करती हैं, जिनमें नातेदारी के मनोभाव तर्कसंगत प्रतीत नहीं होते, और फिर भी मनुष्य नातेदारी के बंधनों से मुक्त नहीं हो पाता है। एक व्यक्ति अपने पूर्वजों के चित्र जब घर पर टांगता है, एल्बम का संग्रह करता है, तो संभवतः इसके पीछे सैकड़ों वर्षों की नातेदारी केंद्रित अनुभवों की ये कह सकते हैं एक वहाँ खान होती है। मानवता का इतिहास इस बात का द्योतक है कि एक लंबी अवधि तक मानव जाति नातेदारी पर आधारित समूहों में रही है। व्यक्ति का स्वास्थ्य, सुरक्षा, जीवन सभी कुछ नातेदारों के हाथ में रहा है। नातेदारी विहीन जो व्यक्ति है अपने को बिना सामाजिक प्रतिष्ठा वाला एवं निकृष्ट रूप में एक मृत व्यक्ति के समान ही महसूस करता है। मनुष्य की एक प्रकृति यह है कि वह अपरिचित से डरता है और परिचितों पर विश्वास करता है। तो जब नातेदारी की बात आती है तो नातेदारी में जितने भी उसके परिचित हैं, उसके जो रिश्तेदार हैं, वह सभी परिचित होते हैं। तो वहाँ वो अपने आप को अधिक सुरक्षित महसूस करता है, अधिक मानसिक उसको वहाँ संतोष मिलता है, मानसिक सुरक्षा उसको महसूस करता है। वहीं रक्त संबंधी हमारे सबसे अधिक परिचित व्यक्ति होते हैं, क्योंकि वे हमारे ही अंग के हिस्से समझे जाते हैं। नातेदारों के बीच अपने की यानी पाकर एक व्यक्ति जहाँ तक कह सकते हैं कि एक अपार मानवीय आनंद, प्रसन्नता और संतोष को जब महसूस करता है तो उसको मन को एक बहुत बड़ी ताकत मिलती है, बहुत बड़ी
एक उसको संतोष प्राप्त होता है। तो इस रूप में भी नातेदारी व्यक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अंत में हम देखते हैं कि नातेदारी व्यवस्था मानव शास्त्रीय या मानव शास्त्र का ज्ञान का आधार भी है। मानव शास्त्रीय अध्ययन में नातेदारी का ज्ञान एक जहाँ तक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और प्रारंभिक मानव शास्त्रियों ने अधिकांश जहाँ तक अध्ययन जो किए वो नातेदारी से ही प्रारंभ किए, जिनमें मॉर्गन, मैक्लेनन, हेनरी मेन, लोवी, फ्रेंच बोआस, मेलिनोवस्की, रेडक्लिफ ब्राउन, इवांस प्रिचार्ड, रिवर्स, सेलिगमैन आदि जो प्रमुख मानव शास्त्री हैं, इन्होंने जब अध्ययन की अपनी शुरुआत की थी तो इन्होंने नातेदारी से ही अपनी मानव शास्त्र की अध्ययन की शुरुआत की थी। तो मानव शास्त्रियों के अध्ययन एक या एकाधिक जनजातियों की नातेदारी व्यवस्था, परिवार एवं विवाह आदि से संबंधित जो थे, वे नातेदारी के अध्ययन के आधार पर सामाजिक संरचना को समझना चाहते थे। साथ ही वे समाज एवं संस्थाओं के विकास में भी रुचि रखते। नातेदारी का अध्ययन इस दिशा में अत्यंत हम कह सकते हैं कि सहायक सिद्ध हुआ है। अनेक अध्ययनों से यह स्पष्ट भी हुआ कि प्रारंभिक समाजों में वंशानुक्रम समूह की मूलभूत राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक और क्षेत्रीय इकाई रही। ये हमको नातेदारी व्यवस्था के अध्ययन के दौरान ही हमको पता हुआ, स्पष्ट हुआ। तो हम ये कह सकते हैं कि नातेदारी जो व्यवस्था है वह मानव शास्त्रीय ज्ञान का एक आधार के रूप में भी काम करती है। जब मानव शास्त्र का जब हम अध्ययन करना चाहते हैं तो बहुत आवश्यक होगा कि हम नातेदारी व्यवस्था को पहले समझें, और नातेदारी व्यवस्था को समझने के उपरांत हम मानव शास्त्र के और अधिक अध्ययन की ओर अग्रसर हों, तो हमें बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो नातेदारी के महत्व को स्पष्ट करते हैं, उसके महत्व की ओर इशारा करते हैं कि इन बिंदुओं के माध्यम से हम समाज में नातेदारी व्यवस्था को महत्व को दर्शा सकते हैं। आज ये नातेदारी व्यवस्था का जो हमारा चैप्टर पिछले 5-6 वीडियो से चल रहा था, आज वो समाप्त होता है। और धन्यवाद।